क्या हो गया? थ्रू इंटरेस्ट नहीं रहता है, बट जब तक उसको नहीं पता है ही इज हैविंग इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट है, वो ढूंढेगा, वो आपके साथ खेलेगा उस तरीके से. नाउ सेकेंड इज आइडेंटिफाई द वर्ड्स. जब बच्चे को हमने लेटर सिखा दिया है तो उसके बाद वी हैव टू मूव ऑन वर्ड्स, बट बिफोर टीचिंग द वर्ड्स वी हैव टू टेल देम द वर्ड लेटर आइडेंटिफिकेशन. देन आफ्टर रीड फेमिलियर वर्ड्स. अब बच्चे को फेमिलियर वर्ड्स भी सिखाना जरूरी है, जैसे कि हम लोग क्लासेस में सिखाते हैं कैट, CAT कैट. कैट से फेमिलियर वर्ड कुछ हम बच्चों को सिखाते हैं, BAT बैट, MAT मैट. तो इससे क्या होता है, एक फॉर्मेशन उसे ऑलरेडी पता है CAT कैट. इफ ही नोज दैट फॉर्मेशन ऑफ दैट वर्ड CAT कैट, तो उसको मैट, रैट, हैट, ये सब सिखाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है. तो वी शुड प्रैक्टिस दैट ऑल्सो. नेक्स्ट इज रीड नॉन फेमिलियर वर्ड्स. समटाइम्स बच्चों को कुछ वर्ड्स जो होते हैं उसका मतलब हिंदी में पता होता है, इंग्लिश में नहीं पता होता. कई बार इंग्लिश में पता होता है, हिंदी में नहीं पता होता है. तो व्हाट इज आवर जॉब देयर टू डू, चाहे वो फैमिली में हो या स्कूल में हो, हमारा क्या उसमें काम है कि हम बच्चे को बताएं. मान लीजिए बच्चे को एम्बुलेंस, बच्चा पिक्चर से पहचानता है, वो देखता है रोड पे एम्बुलेंस की आवाज आ रही है, लेकिन उसको नहीं पता उसको बोलना क्या है. तो हमें बच्चों को उस चीज से फेमिलियर कराना है एज अ पेरेंट्स एंड एज अ टीचर्स ऑल्सो, कि बेटा ये एम्बुलेंस है. मेनी डिफरेंट वर्ड्स आर देयर अराउंड अस. जैसे बच्चे को बोर्ड दिख रहा है, सामने हमारी क्लास में बच्चे को बोर्ड दिखता है, हम बच्चे को बोर्ड के कई बार ग्रीन बोर्ड होता है, कई बार ब्लैक बोर्ड होता है, कई बार डिस्प्ले बोर्ड होता है. बच्चा हर चीज को बोर्ड समझता है कि हाँ ये सब चीजें बोर्ड है, लेकिन हम लोगों का काम क्या है, उन्हें बताना कि बेटा ये ग्रीन बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये नोटिस बोर्ड या फिर डिस्प्ले बोर्ड है. नेक्स्ट इज read correct pronunciation. Okay, I'll just discuss this topic later on, correct pronunciation. I'm moving to the next point. Listen with comprehension. We have already discussed. Okay, I would like to share one more example regarding this. जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, दूरदर्शन का चैनल आया करता था, अभी भी आता है, बट उस टाइम क्या होता था, सिर्फ वहीं पर न्यूज बहुत फेमस थी. तो मुझे याद है आज भी कि वहाँ पे हिंदी की न्यूज और इंग्लिश की न्यूज, कई बार है ना इंग्लिश की न्यूज चला देते थे हम लोग जब बहुत छोटे थे. एंड एज आवर मदर टंग इज हिंदी, तो वहाँ पे एक अच्छी सी आंटी साड़ी वगैरह पहन के अच्छे से तैयार होके बैठी होती थी, और वो इंग्लिश में कुछ कुछ बोलती रहती थी, और हम लोग सिर्फ उन्हें देखते थे या फिर हम लोग सिर्फ सुनते थे, लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आता था. हम लोग कुछ नहीं समझ पाते थे उस समय में, फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि हम लोगों की मदर टंग ही हिंदी थी. ऐसा मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोगों ने फेस किया भी होगा उस समय में. कुछ ऐसे बहुत से सारे चैनल्स थे जो इंग्लिश में होते थे, हम लोगों को वो देखना पसंद था, लेकिन हमें समझ नहीं आता था, फिर भी हम लोग देखते थे. तो लिसनिंग विद कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी नेसेसरी फॉर अस. तो हम क्लासेस में बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं कि डायरेक्ट न्यूज मत देखो इंग्लिश में, लिटिल लिटिल स्टोरीज यू कैन वॉच इन इंग्लिश, जिसको आप थोड़ा समझ सको. तो listening with comprehension is all about the understanding whatever we are listening. जो भी हम सुन रहे हैं वो हमें समझ में आना चाहिए. वो ऐसा नहीं है कि हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. और जैसे हम यहाँ पे हमारी मदर टंग्स डिफरेंट डिफरेंट है, तो इट विल टेक सम टाइम, इट विल रियली टेक सम टाइम, बट इट कैन बी डन. इट कैन बी डन. जैसे हमने शुरू में स्लाइड्स में देखा, देयर आर सम स्टेप्स. If we will follow the steps, the small steps, then only we can understand whatever we are listening. Next is orally read with fluency and comprehension. Now again the kind of same thing, that जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आना चाहिए. कई बार मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिनको रीडिंग आती है, जिनको रीड कर सकते हैं, जो भी लिखा है वो रीड कर लेंगे, लेकिन रीडिंग के बाद दे आर एट द सेम पोजीशन. वो जैसा उन्होंने शुरू किया था वैसा ही उन्होंने खत्म किया. वो सिर्फ रीडिंग कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है. दिस मे बी बिकॉज ऑफ देयर
अंडरस्टैंडिंग देयर वोकेबुलरी पावर, कि उनकी वोकेबुलरी पावर अच्छी नहीं है, या शुरू से उनको कुछ वर्ड्स के मतलब नहीं बताए गए हैं, या उन्होंने नहीं वो सीख पाए हैं। तो ओरली जो भी हम रीड कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो फ्लुएंसी के साथ और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ होना चाहिए। These skills are the building blocks to the other skills. They give children the foundation. अब ये जितनी भी skills हमने डिस्कस की हैं, they are the building blocks. अगर ये स्किल बच्चे में नहीं होगी तो बच्चा मैथ्स नहीं कर पाएगा, लेटर स्टेजेस पे साइंस नहीं पढ़ पाएगा, एसएसटी नहीं पढ़ पाएगा, ईवीएस नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में कोरिलेट करें तो रीडिंग इज वेरी नेसेसरी बट विद अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग के साथ, राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉम्प्रीहेंशन के साथ, लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉम्प्रीहेंशन के साथ। इफ आई गिव यू वन एग्जांपल, इन मैथ्स देयर आर द स्टेटमेंट सम्स इन मैथ्स। वहाँ पर स्टेटमेंट सम्स होते हैं मैथ्स के अंदर। अगर बच्चा उनको नहीं समझ पाएगा व्हाट द स्टेटमेंट इज आस्किंग, तो बच्चा उसको आंसर नहीं कर पाएगा। अगर वो अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको नहीं समझ रहा है कि जो स्टेटमेंट है वो प्लस करने के लिए बोल रही है, या माइनस करने के लिए बोल रही है, या मल्टीप्लिकेशन के लिए बोल रही है, तो बच्चा उन सब चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडेशनल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द kids, for the students in around us. Now I would like to show you all one video. After that we will discuss further. It will take a little time to start. Is it audible to all? आप लोगों को नहीं, वो आप लोगों ने बंद किया ना, इसलिए ना। ओके सर, थैंक यू सर। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर, पवन करे शोर। हाँ, जियारा रे झूमे जैसे बनमाना से सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे जैसे बनमाना से मोर। This much I would like to show, I wanted to show you all. इस गाने में हम लोग देख सकते हैं जो एक्टर है वो जब गाना गा रहा है, वहाँ पे एक लड़की है जो गाना सीख रही है और जो लड़का है वो गाना सिखा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सावन का महीना पवन करे सो, तो ये राइट प्रोनाउंसिएशन तो नहीं है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट। लेकिन जिसको जो आता है वो वही उसको आगे फॉरवर्ड कर रहा है। यहाँ पे कई बार हमारी मदर टंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, तो जो यहाँ पे सिखा रहा है वो गलत सिखा रहा है वर्ड शोर को, ही इज जस्ट प्रोनाउंसिंग लाइक सोर, और जो सीखने वाला पर्सन है वो सही बोल रहा है। लेकिन जो सिखाने वाला है उसका फेस एक्सप्रेशन, आई डोंट नो यू डिड नोटिस दैट और नॉट, कि सिखाने वाले का एकदम फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है जब वो शोर बोलती हैं, और उनको इंसिस्ट करता है बोलने के लिए कि शोर नहीं है, दैट इज सोर। और एट द एंड जो सीख रही है वो भी शोर की जगह सोर यूज करना शुरू कर देती हैं। और अगर आगे इस वीडियो में हम लोग देखते तो जब इन जो यहाँ पे गा रही है, सीख रही हैं, जब वो अपनी परफॉर्मेंस स्टेज पे देती हैं तो वो वही गाती हैं सोर,
वो शोर नहीं यूज करती हैं, वो शोर गाती हैं। तो एट द एंड व्हाट हैपेंस के एक प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो गया, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन रॉन्गली सीखा गया। So correct pronunciation, as I had to discuss this point to you all, that correct pronunciation is really very necessary to move forward for many things. क्योंकि एक दूसरे को अच्छे से समझने के लिए और समझाने के लिए right pronunciation is also very important. Next, I have taken some alphabet, only one alphabet in fact, A. जब बच्चे स्टार्टिंग में आते हैं स्कूल के अंदर, वेदर इट इज प्ले स्कूल और द क्लास 1, तो वहाँ पे सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल। बट अगर हम बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखा चुके हैं तो बच्चे को और चीज़ों से भी हमें नोन कराना है कि ए फॉर एप्पल तो है ही है, ए फॉर एंट भी है, ए फॉर एंट, एप्पल एंड अम्ब्रेला भी है। क्योंकि इसके लिए हम डिफरेंट वर्ड से बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। डोंट स्टिक टू ओनली वन वर्ड with a letter. We have to move on many words with a letter. Okay, बेटा A for apple भी है, A for ant भी है और A for ambulance भी है, and there are so many words with for a letter. अब बच्चों ने ant भी देखा होगा, लेकिन हम घर में उन्हें बच्चे क्या बोलते हैं, चींटी। तो बच्चे स्कूल में आके ये सीखेंगे कि चींटी को इंग्लिश में एंट भी बोलते हैं, या अगर वो घर से सीख कर आए एंट तो स्कूल में हम उन्हें ये भी सिखाएंगे कि उसे हिंदी में चींटी बोलते हैं, क्योंकि फाउंडेशनल लिटरेसी इज अबाउट बोथ द लैंग्वेजेस। Now, after introducing the letters to the students, we can have small words with the student. जैसे CAT cat, BAT bat, वो अभी हमने डिस्कस किया था। After that, we can move on small sentences. This is an apple. डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस हम बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं। एक और मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। व्हाइल आई वाज इन लोहरदगा, मैं क्लास 1 की क्लास टीचर थी और वहाँ पे क्या था, बच्चे बिल्कुल विलेज एरिया से आते हैं। तो जब मैं क्लास में जाती थी, वंस आई डिसाइडेड कि मैं बच्चों को सिखाऊंगी बोलना हाउ आर यू मैम या हाउ आर यू टू अदर किड्स, पूछना सिखाऊंगी मैं। तो जब मैं क्लास में फर्स्ट पीरियड मेरा वही होता था, तो मैं जब भी क्लास में जाती थी मैं उनसे पूछती थी। फर्स्ट डे मैंने जब शुरू किया हाउ आर यू ऑल, तो बच्चे वाज लुकिंग एट मी लाइक पता नहीं मैंने क्या बोल दिया है उनको। लेकिन मैंने उस दिन उन्हें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया इस बारे में कि बेटा हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हो। उस दिन मैंने बच्चों को ये चीज बताई। नेक्स्ट डे जब मैं गई, मैंने दोबारा बोला हाउ आर यू, तो एक बच्चे ने बोला मैम आप कैसे हो। मतलब बच्चे को कहीं ना कहीं उस बात का मतलब समझ में आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं गई तो मैंने फिर से बोला हाउ आर यू बेटा, तो उनको वो मतलब कुछ बच्चों को जो थोड़ा तेज ग्रास्प करते थे उनको समझ में आ गया। लेकिन जब वो लोग रिस्पॉन्ड करने लगे, वो लोग मुझसे पूछने लगे फिर मैडम हाउ आर यू के लिए क्या आप पूछ रहे हैं हमसे, क्या हम बोल रहे हैं इसके लिए। तो और बच्चे जो नहीं सुनते थे मेरी बात को या जो क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, उन्होंने भी इस लाइन पर फोकस करना शुरू कर दिया कि मैडम कुछ तो पूछ रही है डेली हाउ आर यू हाउ आर यू। मैंने उस चीज को ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा और उनको डेली सिर्फ 1 या 2 मिनट में, इससे ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग क्लास में, तो मैं 1-2 मिनट उनको देती थी इस वर्ड, इस लाइन के लिए कि हाउ आर यू, उसको उनको पढ़ना सिखाती थी उसको। तो डेली मैंने इस चीज को प्रैक्टिस किया और तकरीबन 1 हफ्ते के बाद जब मैं क्लास में जाके पूछती थी बच्चों से हाउ आर यू, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूज्ड टू टेल मी मैम आई एम फाइन। मैंने उनको बताया ये भी कि बेटा इसका आंसर ये आपको देना है मुझे। फिर मैंने उनको उनका मीनिंग समझाया। लगभग मुझे 1 से 1.5 हफ्ता इस काम में लगा, डेली 1-1 मिनट देने पर। और बच्चों को फाइनली जब भी मैं आके पूछती थी बेटा हाउ आर यू, तो बच्चे मुझे जवाब देते थे मैम आई एम फाइन। और उसके बाद मैं देखती थी जो बच्चे रिप्लाई नहीं करते हैं, जिनको चीज़ें थोड़ा वो धीरे सीखते हैं या फिर थोड़ा सा उनको वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी मुझे रिप्लाई करने लगे थे क्योंकि उन्होंने वो सुन लिया था, वो समझ लिया था, क्योंकि डेली उनके साथ वो रिपीट किया जा रहा था। तो बच्चे मुझे रिप्लाई करने लगे। ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट वाज रिप्लाइंग मी मैम आई एम फाइन। उसके नेक्स्ट टाइम मैंने कुछ और कंसेप्ट इसमें यूज किया। मैंने उनसे बोला कि अब आप लोग मुझसे, जब मैं आपसे पूछूंगी हाउ आर यू, तो आप मुझे आंसर देंगे आई एम फाइन, और उसके बाद आप लोग मुझसे पूछेंगे कि मैम हाउ आर यू। तो नेक्स्ट डे बच्चों ने मुझसे पूछना शुरू किया। मुझे याद दिलाना पड़ा क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। तो नेक्स्ट डे बच्चों ने मुझसे पूछा मैम हाउ आर यू, तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया आई एम फाइन थैंक यू।
उसके बाद धीरे धीरे 2-3 हफ्ते में, तकरीबन 1 महीना आप कह सकते हैं, बच्चे मुझे पूछना कि मैडम हाउ आर यू, और मेरी इस बात का जवाब देना वो लोग सीख चुके थे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। और तो मैंने उनको ये भी बोला कि बेटा आप लोग ये चीज़ घर में भी प्रैक्टिस करोगे। आप जब स्कूल से घर जाओगे तो आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे मम्मा हाउ आर यू, पापा हाउ आर यू। तो बच्चे इस चीज़ को लिटरली दे वर ट्राइंग फॉर दैट, क्योंकि पीटीएम ने मुझे पेरेंट्स का ऐसा आया था, जवाब बताया था पेरेंट्स ने कि हमारे बच्चे ये चीज़ें यूज़ करते हैं हमारे साथ। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि बच्चे, ठीक है थोड़ा टाइम लगा मुझे क्लास में टाइम देना पड़ा, मुझे 1-2 महीना लगा उन चीज़ों को सिखाने के लिए जो मैं सिखाना चाहती थी, लेकिन बच्चे सीख पाए, एटलीस्ट दे कुड लर्न दिस थिंग। तो 1 आध महीने में हम बच्चों को कम से कम 1 या 2 सेंटेंस पे प्रैक्टिस 1-1 मिनट डेली क्लास में देके हम लोग करा सकते हैं। नेक्स्ट, फ्लैश कार्ड आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू ऑल। हम लोग बच्चों को फ्लैश कार्ड क्लास में जाके हम लोग कुछ फ्लैश कार्ड क्रिएट करते हैं अपने आप, लिटरेसी में या न्यूमरेसी में भी यूज किया जाता है। तो लिटरेसी में हाउ कैन वी यूज फ्लैश कार्ड्स, हम लोग अल्फाबेट लिखकर, उसकी रिलेटेड पिक्चर बनाकर या रिलेटेड वर्ड बनाकर, इनफैक्ट 3 थिंग्स, वर्ड, लेटर एंड द पिक्चर, तीनों चीजें हम बनाकर बच्चों को शो कर सकते हैं। लेकिन आई बिलीव कि शोइंग इज ओनली नॉट वर्किंग प्रॉपरली। लेट देम टच द फ्लैश कार्ड्स। हम लोग बच्चों को वो टच करने के लिए अलाउ करें। आई नो क्लासेस में 50-50 बच्चे होते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट हम लोग थोड़ा सा प्लान करके थोड़ा सा समय उनको उन चीज़ों को टच करने दें, क्योंकि और ये भी डर रहता है कि बच्चे तो फ्लैश कार्ड खराब कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन स्टिल थोड़ा सा पेन हम लोगों को वहाँ लेना पड़ जाएगा कि हम लोग बच्चों को जो फ्लैश कार्ड, फर्स्ट क्लास के बच्चों को फ्लैश कार्ड वो तो नहीं बना पाएंगे, हम लोग खुद बना के बच्चों को एटलीस्ट वी कुड अलाउ देम टू टच दैट कि बेटा आ जाओ इधर, 1-1 2-2 बच्चे आ जाओ, और मैं ये जो लेटर बोल रही हूँ इस लेटर को पिक करो, इससे रिलेटेड पिक्चर को पिक करो और इससे रिलेटेड वर्ड को पिक करो। तो दे विल लर्न एंड दे विल एंजॉय। सामने से जाके इफ वी ओनली लेक्चर थ्रू द फ्लैश कार्ड दिस मे नॉट वर्क प्रॉपरली, आई फील सो। तो हम लोग कर सकते हैं, वी कैन अलाउ द स्टूडेंट्स टू टच दैट फ्लैश कार्ड्स इन द क्लासरूम। Whatever we are doing in the classroom, allow and indulge all the students in that work, whatever we are doing. Next, encouraging children to make flashcard. Now when they come in class 2, class 3, उनसे हमें फ्लैश कार्ड्स बनवाने हैं, क्योंकि अब वो इतना डेवलप कर चुके होते हैं चीज़ों में कि वो लोग खुद से फ्लैश कार्ड बनाए। वी कैन डिवाइड देम इन अ ग्रुप, वी कैन मेक द ग्रुप्स ऑफ देम, वी कैन गिव दिस वर्क इंडिविजुअली एज वेल। और हम लोग बच्चों को बोल सकते हैं, टॉपिक्स देकर बोल सकते हैं कि बेटा आप लोगों को इस टॉपिक पे इस तरीके के फ्लैश कार्ड बनाने होते हैं। जब बच्चे 2nd और 3rd स्टैंडर्ड में आते हैं तो उन लोगों के लिए फ्लैश कार्ड कुछ नया नहीं होना चाहिए, so that only they can make flashcard in class 2 and class 3. और जब भी बच्चे, हम लोग ये शुरू से हम लोग सीखते आए हैं एज अ टीचर ऑल्सो, कि जब भी बच्चे किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो बच्चे उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। इनफैक्ट हम लोगों को जब हम पीटीएम करते हैं, हम लोगों को पेरेंट्स से भी ये सब चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए कि आप लोग बच्चों को अलाउ करो, क्योंकि हमारे पास तो 50 बच्चे होते हैं लेकिन उनके पास घर में 1 या 2 बच्चे हैं। तो पेरेंट्स को थोड़ा काउंसिल हम लोग कर सकते हैं पीटीएम्स में कि आपको मैनेज करना 1-2 बच्चों को इजी है, तो आप लोग बच्चों को अलाउ करो घर में कि बच्चे फ्लैश कार्ड या डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, क्रिएटिव थिंग्स बच्चों को करने दी जाए, रिलेटेड टू लिटरेसी, रिलेटेड टू न्यूमरेसी। बच्चों से हमें इतना परेशान ना हो पेरेंट्स घर में, बच्चों को करने दें, उसका रिजल्ट वो 1-2 साल में देख लेंगे। हम लोग उनको इंश्योर करें, हम लोग काउंसलिंग करें उनको कि आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, इसका फॉर श्योर आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। सो लेट अस मूव टू द अनदर थिंग। Playground is an interesting place for children to learn. Whenever we are taking the children to the playground, और प्लेग्राउंड में एज ऑल वी नो दैट सबसे फेवरेट क्लास तो प्लेग्राउंड का ही होता है, सबसे फेवरेट क्लास तो बच्चों का गेम्स ही होता है। तो गेम्स में जाने के लिए भी बच्चे, जब हम बोलते हैं बच्चों को कि बेटा सब लोग शांत होकर जाओगे गेम्स में तभी मैं अलाउ करूंगा, और बच्चे उस चीज़ को फॉलो करते हैं, मीन्स दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन गोइंग गेम्स पीरियड। तो उस क्यूरियोसिटी को, उस इंटरेस्ट को हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस लाए
जैसे कुछ वर्ड हम लोग बच्चों के साथ वहाँ यूज कर सकते हैं। बच्चों को यूज करने के लिए खुद से बोले कि आप लोग यूज कीजिए, कुछ वर्ड्स यूज कीजिए। जब आप अगर बॉल से खेल रहे हैं तो आप कैच, एक वर्ड को लीजिए, ओनली टेक वन वर्ड, क्योंकि सारे वर्ड्स हम लोग एक साथ नहीं ले सकते, हम लोग एक वर्ड को ले सकते हैं कि बेटा कैच आपको यूज करना है, या कैच द बॉल आपको सेंटेंस यूज करना है आज, या थ्रो द बॉल यूज करना है, या फिर रन फास्ट यूज करना है। तो हम इस तरह के ग्रुप बना के बच्चों को प्ले ग्राउंड में, ये सेल्फ एक्टिविटी हो बच्चों की। ऐसा नहीं है कि हर चीज में हम ही बच्चों के साथ करें, बस हमें ऑब्जर्व करना है कि आर दे यूजिंग दीज काइंड ऑफ वर्ड्स विच एवर वी हैव गिवन अ न्यू वर्ड टू देम। क्या वो बच्चे यूज कर रहे हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अगर बच्चे यूज कर रहे हैं तो थम्स अप फॉर ऑल ऑफ अस कि बच्चे उस चीज को फॉर फ्यूचर लर्न कर रहे हैं हमारे लिए। और अगर वो यूज नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम उन्हें इंसिस्ट करें कि बच्चे उन चीजों को यूज करें, क्लास में या क्लास के बाहर भी। जब भी वो प्ले ग्राउंड में जाते हैं तो बच्चे यूज करें, क्योंकि बच्चे आप खेलना पसंद करते हैं। अगर हम उनको ये भी बोल देंगे कि अगर आप ये वर्ड यूज नहीं करोगे तो आपका गेम पीरियड कैंसिल फॉर टुडे, बच्चों के साथ करना such as और बच्चे सकते हैं कि बेटा इससे रिलेटेड कौन सा वर्ड बच्चों को इस वर्ड से लर्न हो जो राइम्स कुछ पोएम्स होती हैं। जैसे यहाँ पे एक पोएम मैंने ली है रिलेटेड टू माउस। Here's a quite little mouse living was यहाँ पे फर्स्ट टू लाइन्स में हम लोग राइम देख रहे हैं, माउस इन हाउस, द राइम सेम। तो माउस से रिलेटेड वर्ड बच्चे हमारे ढूंढ सकते हैं हाउस। तो उनको they will not face too much difficulty, उनको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी जब वो माउस के साथ बोलेंगे हाउस। एंड देयर आर मेनी अदर वर्ड्स, अराउज, इस तरह के वर्ड जब वो करेंगे एटलीस्ट वो उनको बोलना सीख जाएंगे। माउस की स्पेलिंग याद करी है तो वो हाउस की इजीली कर सकते हैं, क्योंकि एम हटा के उसका है। नाउ नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे है थर्ड लास्ट टाइम, आउट पॉप्ड ही। अब ही और बी, हम इसमें बी और ही की, जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड हमने देखे, बग, मग, यहाँ पे हम लोग उन्हें इजीली स्पेलिंग याद करा सकते हैं, बग, मग में बी और एम को वहां से हटाना है, ओनली रिप्लेस करना है, और लोग उसे अच्छे से याद कर पाएंगे फिर। तो इससे उनका प्रोनाउंसिएशन, उनकी वोकैबुलरी, उनका राइटिंग स्किल, उनका रीडिंग स्किल। अगर हमने उन्हें कैट लिखना सिखा दिया एक बार, CAT कैट होता है बेटा, उसके बाद हैट सिखाने में हमें डिफिकल्टी नहीं आएगी, मैथ सिखाने में हमें डिफिकल्टी नहीं आएगी, रैट सिखाने में हमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे नीचे देखेंगे, वाइल्ड चाइल्ड। अगर हमने उन्हें चाइल्ड सिखा दिया या वाइल्ड सिखा दिया है तो उस जैसा दूसरा वर्ड सिखाने में हमें डिफिकल्टी नहीं आएगी ज्यादा। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, आई फील दिस, बट डिफिकल्टी इतनी नहीं आएगी जितना हमें वाइल्ड सिखाने में डिफिकल्टी आई। फर्स्ट वर्ड सिखाने में हमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, उसके बाद हमें नेक्स्ट वर्ड सिखाने में हम लोगों को इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। So this can be done at early stages of the kids. Now moving to the next slide, library and classroom library. लाइब्रेरी तो मोस्टली हर स्कूल में होती है, बच्चे जाते हैं, इंटरेस्टिंग बुक जो भी उन्हें पसंद है या अकॉर्डिंग टू टीचर वो बुक्स लेते हैं, इशू कराते हैं और उन्हें पढ़ते हैं। लेकिन मैं क्या फील करती हूँ कि अगर क्लासरूम लाइब्रेरी भी एक हम कंसेप्ट जनरेट करें, एक कंसेप्ट हो, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो। और क्लासरूम लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं है कि टीचर को ही सारा काम करना है,
इट इज नॉट रियली नेसेसरी, या बच्चों को ये सारा काम करना है. वी कैन वर्क ऑल टुगेदर इन दिस. और ये भी जरूरी नहीं कि हमें क्लास में रहते हुए ये सारा काम करना है. जैसे हमारे कई एक्टिविटी पीरियड होते हैं, उसी में हम ये सब काम करें, क्योंकि इन बिटवीन ऑफ द सब्जेक्ट पीरियड वी कैन नॉट डू दैट, क्योंकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट कराना है. तो हम लोग क्लासरूम लाइब्रेरी के लिए आगे मूव ऑन कर सकते हैं कि बच्चों को शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, हमें भी दिक्कत आएगी ऑब्वियसली. बच्चों को शुरू में, एज माय चाइल्ड, मेरा बेटा घर में उसे बहुत इंटरेस्ट आता है. वो एक पेपर लेता है, उसको कट करता है पीसेस में, आज उन थॉट को हम रिप्लेस करें वर्ड्स के साथ. कोशिश करें कि वो वर्ड्स के साथ वो उनकी थॉट रिप्लेस हो जाए. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग बच्चे को लाइब्रेरी, क्लासरूम लाइब्रेरी के लिए इंकरेज करें. बेटा जो भी आपको अच्छा लगता है, वेदर इट इज अ कार्टून कैरेक्टर, वेदर इट इज एनी हीरो, विच एवर दे लाइक, वट एवर दे लाइक, और कोई भी चीज, या कोई फ्रूट, या फिर कोई वेजिटेबल, या फिर एनीथिंग अबाउट देयर फ्रेंड, वो कुछ भी लिखे, या फिर पिक्चर काइंड ऑफ एक बुक बनाए, पिक्चर की कोई बुक बनाए. और वो हम जब क्लासरूम में उसको कहीं पे भी हैंग करेंगे या कहीं पे रखेंगे, तो दे विल रियली लव इट. उन लोगों को इंटरेस्ट आएगा. अगर हम पिक्चर से शुरू करते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, हम स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्लास में, तो हम लोग कर सकते हैं कि बच्चों को बोले पिक्चर से रिलेटेड आप कोई भी पिक्चर बना के छोटी सी बुक बनाओ. और पेरेंट्स को भी ऑब्वियसली हमें इसमें इंडल्ज करना ही पड़ेगा, इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा. तो पेरेंट्स और टीचर और स्टूडेंट मिलके कोई ऐसी बुक अब वो लोग बच्चे क्रिएट करें जिसमें से पिक्चर्स हो. लेटर देन वी कैन मूव कि बेटा आज मैंने आपको कैट सिखाया है, ऐसा करो एक छोटी सी बुक बनाओ, स्मॉल बुक बनाओ, उसमें आप कैट, मैट, हैट, रैट, जो भी उससे रिलेटेड आपको वर्ड दिखते हैं उसको लिखो, और एक छोटी सी बुक लाके मुझे स्कूल में सबमिट करो. अगेन इट इज डिफिकल्ट, बट इफ वी ट्राई एट द स्मॉल लेवल तो वो पॉसिबल है. तो हम लोग ये एक बार कंसेप्ट हम लोग ट्राई कर सकते हैं क्लासरूम में. तो बच्चों का इसमें इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि वो जब अपने हाथ से बनी हुई चीजें क्लास में देखेंगे तो दे एंजॉय. जैसे हम सीनियर क्लासेस में क्या देखते हैं कि बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर चार्ट पेपर बना के बहुत सुंदर सुंदर चीजें लगाई होती है, वो उस चीज को सीख चुके होते हैं करना. तो अब हमारे छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल पे छोटे बच्चे हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये चीजों को करना. तो हम छोटे लेवल से स्टार्ट करें, उनको छोटी छोटी चीजें करना सिखाएं. तो बच्चे जब सीखेंगे तो उनको इंटरेस्ट आएगा और दे मे इम्प्रूव मोर. इनफैक्ट इन कामों में तो मैं देखती हूँ कि वो बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते. उनके ऊपर फोकस करते हुए उनको बोले कि बेटा आज है ना आप अ से शुरू होने वाले शब्दों को लिख कर लाओगे. ये महीने में या 2 महीने में इस छोटी सी एक्टिविटी को हम लोग कभी भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि आज अब अ से शुरू होने वाले कुछ शब्दों को लिख के आओगे, आज क से शुरू होने वाले कुछ शब्दों को लाओगे. जब हम शब्द से थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी लेवल हम अपना अचीव कर लें, उसके बाद हम सेंटेंस पे आ सकते हैं कि आई हैव अ बुक. अब आई हैव अ बुक में यू हैव टू रिप्लेस द बुक विद अदर वर्ड्स, विद अदर थिंग्स. उसको रिप्लेस करके आप लोग और वर्ड्स को लेकर आओ, या कॉपी में लिखो, या फिर आप उसकी कोई बुक बनाओ छोटी सी अपने अकॉर्डिंग. अपने आसपास देखो, क्लासरूम में भी हम ये बच्चों को इस चीज के लिए हम लोग बोले कि क्लासरूम में आप ये चीजें लिखो या ये चीजें बोलो. ये ओरल एक्टिविटी में भी इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स. कि हमने बच्चों को एक ब्लैक बोर्ड पे सेंटेंस दे दिया, आई हैव अ बुक. अब एक एक बच्चे को हम थोड़ा पूछ सकते हैं कि बेटा बताओ, आई हैव बुक का मतलब बच्चों को बता दिया कि मेरे पास एक किताब है. और बच्चे उसके बाद आप बुक को रिप्लेस करो और वहां पे और वर्ड्स को या और ऑब्जेक्ट्स को जोड़ते हुए उस एक या 2 सेंटेंस मुझे बताओ. एंड वन बाय वन हम बच्चों से पूछ के हम एटलीस्ट उस सेंटेंस का फॉर्मेशन बच्चों के दिमाग में सेट कर सकते हैं. और बच्चे जब बुक में उसे खोलेंगे तो वो सेंटेंस या वो फॉर्मेशन बच्चों के लिए नया नहीं होगा. और जो बच्चों को लगेगा हाँ मुझे ये तो आता है पढ़ना, they will have more interest in learning in this criteria or this environment with us. So let us move to the another thing.
दिस इज अगेन द क्लासरूम लाइब्रेरी। बच्चों के कुछ बच्चे कुछ बुक्स को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ बच्चों ने बुक्स यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिक्शनरी। अब जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि बच्चों को क्लासरूम लाइब्रेरी के लिए हम इनकरेज करें छोटी छोटी बुक्स बनाने के लिए, ऐसे ही हम बच्चों को डिक्शनरी के लिए भी इनकरेज कर सकते हैं। हम लोग बच्चों को बोल सकते हैं, पहले तो कंसेप्ट समझाना ही बच्चों को डिक्शनरी का थोड़ा टफ होता है। अगर हम प्राइमरी पे 1 और 2 क्लास में बच्चों को बोले बेटा डिक्शनरी से आप इस वर्ड का मीनिंग ढूंढो, तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। सो बेटर टू स्टार्ट दिस कंसेप्ट एट वेरी अर्ली स्टेज और इन अ स्मॉल क्राइटेरिया। ये बच्चों ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एंट भी होता है, तो आप ऐसा करो, आप क्रिएट करो उसे अपनी कॉपी में कि ए फॉर एप्पल लिखो, उसके आगे उसकी पिक्चर बनाओ, ए फॉर एंट लिखो, उसके आगे उसकी पिक्चर बनाओ। तो बच्चों को धीरे धीरे उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी क्राइटेरिया हम लोग धीरे धीरे मूव कर सकते हैं, ताकि बच्चों को डिक्शनरी देखनी आए और वो हेल्प योरसेल्फ वाला काम कर सके। ये बच्चे अपने आप को खुद से हेल्प कर सके। 3 क्लास में और 2 क्लास में कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जब बच्चों को हम वर्ड मीनिंग देते हैं, तो बच्चे अपने आप को, हम बच्चों को जब बोलेंगे बेटा इस तरीके से आपको डिक्शनरी को यूज करना है, तो वो बच्चे उसको यूज कर पाएंगे। पिक्चर डिक्शनरी कैन ऑल्सो बी देयर विद पिक्चर्स। पिक्चर बनवा के हम लोग बच्चों को थोड़ा सा इंकरेज कर सकते हैं इस काम के लिए, उससे वो एटलीस्ट दे विल सर्च समथिंग, क्योंकि उनके लिए ये सब चीज नहीं है। जब नई चीजों को बच्चे करते हैं तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट आता है उन सब चीजों को करने में। तो जब उन्हें करना आ जाता है तो वो लोग उस चीजों से बोर होना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग क्या करें, बच्चों को छोटे छोटे लेवल पे हम लोग डिस्कस करके बच्चों को इंकरेज करेंगे, बच्चे ये सब करें, और कुछ टाइम बाद हम देखेंगे बच्चे उन चीजों को कर पा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज foundational learning forms the basis of all future learning. Those who fail to attain basic literacy skill by class 3 find it difficult to catch up with the curriculum in later classes and fall behind, creating wide learning gaps. तो ये जो चीजें हमने अभी तक डिस्कस करी, I know again I'm repeating the sentence that these are difficult. बट हम लोग थोड़े थोड़े में उसको ट्राई करेंगे तो लिटिल वी कैन अचीव, एटलीस्ट लिटिल वी कैन अचीव, वी कैन सी लिटिल मोर इम्प्रूवमेंट टू द इन द स्टूडेंट्स। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग बच्चों को लेटर सिखा रहे हैं, वर्ड सिखा रहे हैं, डिक्शनरी सिखा रहे हैं, और बच्चों को फ्लैश कार्ड सिखा रहे हैं, बच्चों को प्ले ग्राउंड में हम लोग नई नई चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वर्ड सिखा रहे हैं, स्पेलिंग लर्न करा रहे हैं, इन सब चीज़ों से ऑल टुगेदर we can have the benefits in the future classes. After 3 class बच्चे करिकुलम से पॉप अप कर पाएंगे। वो लोग करिकुलम को कुछ उनके लिए वो ब्लेंडर नहीं होगा एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारे सीनियर टीचर्स भी हैं, आई फील वो लोग ये चीज़ें फील करते होंगे। एंड एट द प्राइमरी लेवल ऑल्सो वी आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स कि बच्चे जब 1 में आ रहे हैं तो बच्चे उनको नई अल्फाबेट्स की पहचान है, और वहीं पे बहुत चीज़ें डाउन हो जाती हैं, वहीं पे बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग जिन बच्चों को अल्फाबेट्स की पहचान है, हम उन्हें वर्ड सिखा सकते हैं, हम उन्हें सेंटेंसेस सिखा सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को अल्फाबेट्स की पहचान नहीं है, हम लोग क्या करें उनके साथ। तो इसके लिए हमें पेरेंट्स की वो गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत है कि वो बच्चों को इन चीजों से फेमिलियर करें, घर पे भी काम करें और स्कूल में भी काम किया जाए। अगेन आई वुड लाइक टू शेयर वन एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। लोअर बगल में क्लास 1 में ही मेरे साथ एक बच्चा था, वो बहुत छोटा सा आया था, आरव नाम है उसका। तो जब वो आया स्कूल में, he didn't know even how to hold the pencil, उसको पेंसिल तक पकड़ना नहीं आता था। तो आई वॉज स्टक ओवर देयर कि मैं इसको कैसे पढ़ाऊँ, भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगी। तो फिर भी अब आई कुड नॉट गिव अप, मैं गिव अप तो नहीं कर सकती थी। मैंने कहा, मन में रखा कि हाँ ठीक है मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आई स्टार्टेड ट्राइंग। मेरा इस तरीके के बच्चे के साथ ये पहला एक्सपीरियंस था। तो फिर भी वो बच्चा मेरे पास आता था, वो मेरे से फ्रैंक हो गया था धीरे धीरे काफी। तो वो बच्चा मेरे पास आता था, मैं उसको कुछ भी लिखने के लिए देती थी, वो अगेन अगले दिन आता था। कि जो बच्चे बहुत ही इनोसेंसी के साथ स्कूल में आ रहे हैं, अगर हम उन्हें ये वर्ड्स यूज करते हैं तो कई जगह ब्लंडर्स बढ़ जाते हैं। तो मैं क्या करती थी कि उस बच्चे को, मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था लेकिन मैंने कोशिश की करने की, मैं उस बच्चे को, मेरे पास आता था, मैंने उसको लाइन से शुरू करवाया, लिटरली मैंने लाइन से, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन से मैंने उसको शुरू करवाया।
तो जब मैं उसे शुरू करवाती थी तो मैंने उसको कोशिश की, कभी नहीं डांटा, तो उसको लाइन से शुरू करवाया। फिर और दिस इज द बेस्ट पार्ट कि उसके पेरेंट्स बहुत एक्टिव थे इन चीजों में, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मैं जो भी चीज देती थी, मैं एक या दो दिन बाद देखती थी वो बच्चा वो कर पा रहा है। मिल रही है, तो वहाँ पे मुझे ये बात समझ में आई कि ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ, स्टाइल ही अलग है, क्योंकि उसका आई डोंट नो कि छोटा था ज्यादा या क्या बात थी, लेकिन उसको पेंसिल पकड़ टॉप अप विद क्लास 3, वो और बच्चों से अच्छा कर पा रहा है। इनफेक्ट जो उस क्लास के ब्रिलियंट बच्चे थे 1 में, उनसे तो अच्छा नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा ज्यादा अच्छे नहीं थे उनसे वो अच्छा कर पा रहा है, एंड दे आर हैप्पी कि नहीं हमारा बच्चा एटलीस्ट कर पा रहा है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि अब वो आई बिलीव कि वो जब क्लास 4 में आएगा तो वो इस तरह की डिफिकल्टीज को नहीं फेस करेगा। ऑन द अदर हैंड और भी बच्चे थे ऐसे क्लास में जो बिल्कुल जीरो लेवल से आए थे, या मैं कह सकती हूँ वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर थे। तो जब वो बच्चे आए मैंने उनके साथ भी वही सब ट्रिक हैंडल करने की या सिखाने की उनको कोशिश करी, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ वो नहीं सीख पा रहे थे। और जब पीटीएम में या फिर फोन पे उन पेरेंट्स से मेरी बात हुई तो पेरेंट्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग विद द किड्स। आज वो बच्चे सिर्फ कुछ लेटर्स सीख पाए या कुछ वर्ड सीख पाए, क्योंकि इसमें सपोर्ट चाहिए हर किसी की। पेरेंट्स को इंडल्ज होना जरूरी है, टीचर को, एंड ऑफ कोर्स चाइल्ड शुड बी देयर। तो इसमें सबकी सपोर्ट की जरूरत है, तभी हम बच्चे को फ्यूचर रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, okay, I would like to give you a short break of 10 minutes. So हम लोग after 10 minutes we will start again. It's 12:59 and 1:10 we will start now. And with the question I'm just stopping my topic. आपका एक question है. I hope all of you are listening me because this is not in written with me. Hope all of you are listening me. Yes, ma'am. Okay. The question is this: mention few more activities you can use for improving students' literacy skill. आप कुछ और कोई एक्टिविटी आप सजेस्ट कीजिए जिससे आप बच्चों की लिटरेसी स्किल को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर जो मैंने स्ट्रेटजीज यूज करने की कोशिश की है उससे रिलेटेड ही आप इसको कुछ एडवांस करके या कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट बता के आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं आफ्टर 10 मिनट्स। सो विल जॉइन अगेन एट 1:10। थैंक यू सो मच। मैडम रखिए, कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ओके। तो आप सब लोग लाइन पे ही रहेंगे और इसको 10 मिनट में या 5 मिनट में आप लोग मुझे बताएंगे। Okay, I'm writing this question in the chat box as well, so you can see the question and answer. And please don't leave anybody. अगर आपके आसपास किसी ने लीव कर दी है मीटिंग तो उनको बोलिए ज्वाइन करने के लिए।
इस पे तो रखेंगे तो I have mentioned the question in the chat box, so all of you can think about it and give me few things, one or two activities if you have. चार्जिंग एक छोटी सी बात मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगी, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग चैट बॉक्स में नहीं देंगे, आप लोग इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओरली एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज दिस इज अबाउट लिटरेसी, तो ओरल और राइटिंग दोनों पे फोकस करना है। एक्सक्यूज मी मैम, आपका क्वेश्चन क्या था? मैं गलती से लेफ्ट हो गया था, एक बार रिपीट करिए। Okay, sir. I'm repeating the question. Mention few more activities you can use for improving students' literacy skill. Sir, in chat box. यस मैम, ये कर देंगी तो अच्छा रहेगा, फिर भी समझ में आएगा। ठीक है सर। सर मैंने दोबारा इस क्वेश्चन के लिए मेरा एक सजेशन है कि बच्चों का ग्रुप बनाएंगे, जो थोड़े से तेज बच्चे हैं पढ़ने में और थोड़े जो स्लो लर्नर है, तो तेज बच्चे जो है अपना कुछ वर्ड्स देंगे, उनको बताएंगे वीक बच्चों को, और वीक बच्चों को बोला जाएगा तुम्हारे माइंड में जो भी आ रहा है वो बोलो। तो इस तरह से वर्ड्स का एक्सचेंज होगा, ट्रांजैक्शन होगा, भले ही वो छोटे स्तर पे होगा। जो स्लो लर्नर है वो थोड़े सिंपल वर्ड्स बताएंगे, शेयर करेंगे, जो
फास्ट लर्नर हैं वो थोड़े फैंसी वर्ड बोलेंगे, तो इस प्रकार भी किया जा सकता है, यानी ग्रुप वर्क देंगे तो उससे भी वो सीख सकते हैं मेरे हिसाब से। जी सर, बिल्कुल ये पॉसिबल है सर। ग्रुप में बच्चों को काम देने से बच्चे, क्योंकि टीचर से ज्यादा ग्रुप को अपने पसंद करते हैं, अपने पीयर को पसंद करते हैं, तो ये करके हम लोग बिल्कुल स्मॉल एक्टिविटीज करके बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं और नई चीजें सिखा सकते हैं। आप सब यहीं पर हैं? आई होप एवरीवन इज हियर। नो रिप्लाईज। Yes, we are present. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. So, having any idea about improving the foundational literacy? First of all, we should start from small words or easy words. We can say easy words that are familiar to the children. We should use those words, and that word should be correlated with their mother tongue also. They can only then they can understand the real meaning. That's why I think in NEP 2020 it is mentioned that children should be taught according to their mother tongue language, or it must be correlated with that also. So I think it would be easy for the student to learn the literacy part if simple words and familiar words are used in different aspects. Then literacy skill would be increased, as I think.
यस सर, दिस इज रियली अ नाइस पॉइंट, क्योंकि जब तक बच्चा उस चीज को कोरिलेट अपनी मदर टंग से नहीं करेगा, अगर उसे पता ही नहीं कि नल को हिंदी में नल बोलते हैं, तो वो कैसे जानेगा आगे उसको, कैसे उसको आगे इम्प्रूव करके उसकी हमें मदर टंग से शुरू करना पड़ेगा, बेटा ये नल है और इसको हम टैप बोलते हैं इंग्लिश में। अगर मदर टंग से हम कोरिलेट करके नहीं चलेंगे तो इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड द न्यू लैंग्वेज। यस, इट इज रियली करेक्ट सर, very nice from Amod sir. Anyone else wants to share? Yes, Naresh मैम, sir. इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कविताएं, गीत या छोटा छोटे जो कार्टून वीडियो जो होते हैं जिसमें राइम्स होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। जी सर। यदि हम उस राइमिंग के माध्यम से ही बच्चों को जो उनके आस पड़ोस की चीजें हैं, घर में जो चीजें दिखाई देती हैं, उससे भी सिखाएंगे तो बच्चे उसको इंटरेस्ट से सीखेंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और उनको जो है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में काफी हेल्पफुल होगा। यस सर, ट्रू, वेरी राइट सर। इससे रिलेटेड मैं जब सब अपना रिस्पॉन्स दे देंगे, एक और बात कहना चाहूंगी इसी से रिलेटेड। एनीवन एल्स वांट्स टू से समथिंग? Yes, ma'am. यस मैम, मनीषा मैम। Okay. We can do some activities during the school readiness program, because anything which is done at the early stage, this builds the foundation of any child. So जब बच्चे school readiness program जब हमारा चल रहा होता है, उस टाइम पे अगर हम कुछ activities like picture dictionary बनाना या कोई crafts के through बच्चों को literacy दिखाना, या we can use bala painting that is available in the classroom also, वो बहुत useful हो जाएगा उनके लिए, as well as it will be interactive also. यस मैम, यस मैम। सच में जब हम बच्चों को स्कूल रेडनेस प्रोग्राम में बच्चों को छोटी छोटी डिक्शनरी या फिर छोटे क्लासरूम, एक लाइब्रेरी थोड़ा सा बनवा सकते हैं, क्लास में ही कर सकते हैं, पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं कि ए से बनने वाला आप कोई भी छोटा सा बुक बनाओ जिसमें ए बी सी स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में लिखा हो, उससे रिलेटेड कोई पिक्चर या कोई वर्ड लिखा हो, तो वी कैन यूज दैट। यस, वेरी गुड मैम। एनीवन एल्स? Okay, if nobody is having anything, so we will move further. हाँ मैडम। जी सर। जी बच्चों को हम जो है विजुअलाइजेशन में नेचुरल ऑब्जेक्ट्स बताकर भी उनको जो है लर्निंग पावर को एनकरेज कर सकते हैं। जैसे नेचुरल सीन्स पढ़ा रहे हैं अपन को, तो उनको नेचुरल सीन्स की पिक्चर्स दिखाकर, ट्रीज की या फ्रूट्स बनाने हैं तो फ्रूट उनको बता सकते हैं आप विजुअलाइजेशंस में, बिल्कुल उनके सामने रखकर कि ये एप्पल है, ये बनाना है, ये और दूसरे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो वो भी बच्चे उसमें ज़्यादा सीख सकते हैं। और दूसरा है जो है उसको ड्रामेटाइजेशंस भी करके भी अपन उनको सिखा सकते हैं। पोएम सिखाना है तो पोएम को उसको ड्रामे के द्वारा 4-5 बच्चे एक ग्रुप बना के उसको, या कोई कहानी उनको आ रही है आपके लेसन में, तो उस लेसन्स को उस ड्रामे के द्वारा, नाटक के द्वारा भी अपन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा उसको सीख सकते हैं बच्चे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर सजेशन एवरीवन। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर समथिंग? ओके, ऑलराइट, सो मूविंग फर्दर, अभी जो नागेश सर ने एक पॉइंट बोला उससे रिलेटेड मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। नागेश सर ने बोला कविता या गीत, एक राइमिंग मेरे को, एक पोएम मेरे को याद आती है ये बात सुन के। 1 2 3 4 5 once I caught a fish alive, 6 7 8 9 10 then I let it go again। इस पोएम के थ्रू हम लोग बच्चों को काउंटिंग सिखा सकते हैं, यानी कि फाउंडेशनल न्यूमेरेसी में हम जा सकते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी में हम जा सकते हैं। फिश, बच्चों को हम ये कुछ वर्ड जो कॉमन वर्ड्स हैं कि फिश 1 2 3 4 5 once I caught a fish alive, फिश जिंदा मैंने पकड़ी, इससे बच्चे और ज्यादा उसको स्पीडली पिकअप करेंगे, ग्रास्प करेंगे कि once I caught a fish alive, मैंने एक मछली को जिंदा पकड़ा। बच्चे जानेंगे मछली को इंग्लिश में फिश बोलते हैं,
और बच्चे जानेंगे जिंदा होने को अलाइव बोलते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी पोएम है बच्चों को 1 to 10 सिखाने के लिए और कुछ न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस करने के लिए फॉर लिटरेसी। और मैम मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही मैम? हेलो मैम, आवाज जा रही है मेरी? मेरी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही। नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैम आप कंटिन्यू करिए। अच्छा ठीक है सर। सर आप जब लगे आपको नेटवर्क ठीक है तो आप बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देयर इज अ स्टोरी ऑफ अम्मू एंड कुट्टू। यहाँ पे दो लड़कियों की स्टोरी है, अम्मू एंड कुट्टू। नॉट दैट लॉन्ग अगो, नॉट दैट फार फ्रॉम अस, देयर वर टू चिल्ड्रंस, अम्मू एंड कुट्टू। इस तरह के बच्चों को हम बहुत इजीली, एज वी ऑल आर द टीचर्स, तो बहुत इजीली हम क्लासरूम में अपने आसपास ऐसे दो बच्चों को देख सकते हैं बहुत इजीली। तो यहाँ पे एक बच्ची है जिसका नाम है अम्मू और दूसरी बच्ची का नाम है कुट्टू। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्टैंडर्ड 1, जब वो फर्स्ट डे क्लास 1 में वो लोग जाते हैं तो टीचर ने स्टार्ट किया A, B और C से, क्योंकि जब क्लास 1 में बच्चे आते हैं तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? वी एक्सपेक्ट कि बच्चे एटलीस्ट लेटर्स, स्मॉल वर्ड्स, अक्षर ज्ञान और स्मॉल छोटे छोटे शब्दों का ज्ञान लेकर स्कूल में आए हैं। लेकिन वहाँ क्या होता है, अम्मू couldn't read this, अम्मू could read this, sorry, अम्मू could read this। जो अम्मू नाम की बच्ची है वो A, B, C अच्छे से पढ़ पा रही है, उसे हर एक अक्षर की, हर एक लेटर की पहचान है। बट ऑन द अदर हैंड कुट्टू couldn't, जो कुट्टू नाम की बच्ची है वो नहीं पढ़ पा रही है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा अल्फाबेट क्या है, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा है। शी इज लाइक ब्लैंक अबाउट दैट। एंड दे हैड बिग ड्रीम्स, उन दोनों के ड्रीम्स हैं। अब अपनी क्लास में, हमारी क्लास में हम लोग 1 में ही सोच लीजिए, अगर आप किसी इंटेलिजेंट बच्चे से पूछते हो कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके, तो उसका भी कोई ड्रीम है। और किसी थोड़े से कम इंटेलिजेंट बच्चे से या फिर जो थोड़ा स्लो लर्नर है उससे आप पूछते हो तो उसका भी कुछ ड्रीम है। तो बच्चों का सबका कुछ ना कुछ ड्रीम है। तो यहाँ पे भी अम्मू और कुट्टू का भी ड्रीम था। अम्मू डॉक्टर बनना चाहती थी और कुट्टू कोई ऑफिसर बनना चाहती थी। आफ्टर दैट बाय स्टैंडर्ड 5 दोनों ने 1 में एडमिशन लिया, एक साथ लिया, बट स्टैंडर्ड 5 में आते आते क्या हम देख रहे हैं कि अम्मू could learn many new things and Ammu could cope up with standard 5, but on the other hand Kuttu couldn't cope up with the class 5, standard 5. Then Kuttu's story is all too common in India. Across India, the learning levels of many children remain poor. For many children like Kuttu, schooling is not leading to learning. अब हम देखते हैं कुट्टू was also in the school, but जो वो स्कूलिंग कर रही है वो एट द एंड लर्निंग तक नहीं पहुंची है। स्कूल से तो वो 1 to 2 फिर 3rd फिर 4th फिर 5th क्लास में जाती जा रही है, बट शी इज नॉट एबल टू लर्न द थिंग्स, वो चीजों को सीख नहीं पा रही है। नेक्स्ट, आर एट हायर रिस्क ऑफ ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम द स्कूल टुगेदर। जो कुट्टू जैसे बच्चे हैं उनका ड्रॉप आउट हम स्कूल से बहुत ज्यादा देखते हैं, क्योंकि कुट्टू जैसे बच्चे या तो वो लोग पढ़ाई छोड़ देंगे या फिर जब उन्हें कुछ समझ ही नहीं आना शुरू होगा तो क्लास बेशक कंटिन्यू हो जाए लेकिन वो आगे आने वाले फ्यूचर एस्पेक्ट से कॉप अप नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरीके से वो कॉप अप नहीं कर पाएंगे। और मैक्सिमम देखा जाता है कि ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, स्पेशली इन विलेज एरिया। जब बच्चे नहीं कर पाते हैं स्टैंडर्ड 5 तक कुछ भी, तो पेरेंट्स उनका स्कूल छुड़वा देते हैं। जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ी थी वहाँ पे सारे फार्मर्स थे, तो वो क्या करते थे, उनको सिर्फ एक नाम चाहिए था टैग कि हाँ हमारे बच्चे ने 5वीं कर ली या 10वीं कर ली, और उसके बाद वो लोग जब बच्चा हमारे कुछ नहीं कर रहा तो ठीक है हम लोग स्कूल छुड़वा देंगे। इनफैक्ट बच्चे स्कूल से जाने के बाद पेरेंट्स लोग खेतों में जाते थे, तो ये वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी। तो पेरेंट्स को पढ़ाई से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था, बच्चा नहीं कर रहा है तो सिंपली उनको स्कूल छुड़वा दो। लेकिन अगर बच्चा कुछ करना शुरू करता है तो ऐसे पेरेंट्स भी हैं, अगर बच्चा कुछ सीख रहा है तो लग रहा है हमारा बच्चा, चाहे हमें नहीं आता लेकिन हमारे बच्चे को तो आता है कम से कम,
तो बच्चे क्या, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को कंटिन्यू करवाते हैं, लेकिन ड्रॉप आउट्स रेट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं जब बच्चे सीख नहीं पाते हैं ठीक से और लर्न नहीं कर पाते। Children who don't master digital literacy and numeracy skills are at higher risk of dropping out of school. Data from National Sample Survey of Estimation of out-of-school children in the age of 6 to 13 in India shows that child not interested in studies is not unable to follow instructions is one of the main reasons why children drop out of school. तो इसके रीजंस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बच्चा जब कुछ समझेगा नहीं तो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर बच्चे के सामने वो 3 की क्लास या 2 की क्लास उसको समझ नहीं पा रहा है, उसको मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम पेपर जब हम लोग लेते हैं, हम इन्विजिलेशन की ड्यूटी पे जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमें बच्चों को बताना पड़ता है। बच्चे पूछते हैं मैडम इसका मतलब क्या है, सर इसका मतलब क्या है, तो बच्चों को हमें बताना पड़ता है कि बेटा इसका मतलब ये है, तब जाके बच्चे उसको आंसर कर पाते हैं। और मैं समझती हूँ कि बच्चे जब उस लाइन को पढ़कर समझ ही नहीं पा रहे हैं तो आंसर किस लेवल का करेंगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये फेज। तो इसलिए ड्रॉप आउट ज्यादा होते हैं कि बच्चे चीजों को नहीं समझ पाते, इसलिए उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। बच्चे सिर्फ स्कूल में आते हैं, खेलते हैं, अपने बच्चे नोटी होते जाते हैं, स्कूल क्लासेस जैसे बढ़ती हैं बच्चे नोटी होते जाते हैं और उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होता जाता है पढ़ाई से। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ पुअर मास्टरी ऑफ FLN के कुछ और हम लोग देखेंगे। एक हम लोग पढ़ चुके हैं कि हायर रिस्क हो जाता है, बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। फॉल बिहाइंड, अगर ड्रॉप अप नहीं भी होते हैं और कुछ क्लास और पढ़ते हैं तो बच्चे सिलेबस से कॉप अप नहीं कर पाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उसी सिलेबस में वो लोग घूमते रहते हैं और चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम तभी जानते हैं कि आफ्टर 2 और सेकेंड और थर्ड क्लास चीज़ें थोड़ी सी और नई और डिफिकल्ट होती जाती है। लेकिन डिफिकल्ट किसके लिए है, डिफिकल्ट फॉर होम, उनके लिए जो पुरानी चीज़ों को नहीं कर पाए हैं ठीक से। तो दैट इज वाई दिस फाउंडेशन शुड बी लेड डाउन वेरी प्रॉपरली। ये बहुत नेसेसरी है कि प्राइमरी लेवल पे बच्चे जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो डिसाइडेड चीज़ें हैं, उसको सीख पाएं, तभी जाके वो आगे जाने वाली क्लासों में कम डिफिकल्टी को फेस करेंगे। चीज़ें न्यू जरूर होंगी लेकिन डिफिकल्ट नहीं होंगी फिर समझने। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017, 1 out of 3 children in grade 3 cannot read a simple text like एक छोटी लड़की थी, उसका नाम नैना था, उसकी उम्र 7 साल थी। नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो 2017 का हुआ था, उसके हिसाब से 3 बच्चों में से एक बच्चा बहुत सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ने में अनेबल है, नहीं पढ़ सकता है या नहीं पढ़ पा रहा है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, जो एक बच्चा सिंपल चीज़ें नहीं कर पा रहा है अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपनी क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से, हम उन चीज़ों को कैसे वर्कआउट कर सकते हैं क्लास में, उन चीज़ों को हमें देखना है। Ammu will be, now we have discussed about kind of student Kutu. Now we will discuss about Ammu. Ammu क्या कर पाएगी आने वाले समय में, जो स्टैंडर्ड 1 में ABC यानी कि उसको लेटर्स की पहचान थी, उसको अक्षर्स की पहचान थी। तो अम्मू क्या करेगी, लिसन एंड रिस्पॉन्ड ओरली विद मीनिंग, वो चीज़ों को सुन पाएगी अच्छे से उन चीज़ों को सुनकर समझकर रिस्पॉन्ड कर पाएगी, उसको परेशानी नहीं होगी। जैसे मैंने आप लोगों से एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं क्लास में जाके हाउ आर यू पूछा करती थी बच्चों से, तो बच्चे 1 महीने बाद उसको रिस्पॉन्ड करने लगे थे। तो जो वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे और कोई भी आके या कोई भी DC या कोई भी प्रिंसिपल क्लास में आएगा और बच्चों से पूछ लिया कि भाई हाउ आर यू, तो बच्चे उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ऑल लेटर्स एंड देयर साउंड, बच्चों को हर लेटर और उसके साउंड के बारे में पता होना चाहिए, ताकि अगर बच्चों को किसी चीज़ की स्पेलिंग ना भी आती हो तो एटलीस्ट दे कैन ट्राई टू राइट द स्पेलिंग्स, दे कैन ट्राई एटलीस्ट। कुछ करेक्शंस होंगी, कुछ गलतियां होंगी, उसको हम करेक्ट करेंगे, वी आर देयर टू करेक्ट दैट, बट बेस is knowing the sound of the letter and the letters also.
रीड वर्ड्स बाय ब्लेंडिंग लेटर साउंड्स, और चीज़ों को ब्लेंड करके, साउंड्स को ब्लेंड करके बच्चे अच्छे से वर्ड्स को रीड कर पाएं। रीड ग्रेड लेवल टेक्स्ट विद द मीनिंग। अब हम लोग ये चीज़ बहुत फेस करते हैं, बच्चा 1 में है, 1 की बुक नहीं पढ़ पा रहा है, 2 में है, 2 की बुक नहीं पढ़ पा रहा है, 3 में आया, 3 की बुक नहीं पढ़ पा रहा, तो ऑब्वियसली वो 5 में आएगा तो 5 की बुक नहीं पढ़ पाएगा। तो ग्रेड वाइज बच्चा अपनी क्लास की बुक पढ़ने के लिए एबल हो, और अम्मू के साथ वही हुआ कि अम्मू अपनी ग्रेड वाइज बुक्स पढ़ने के लिए एबल थी विद द मीनिंग एंड वी कैन से कॉम्प्रिहेंशन। Write sentences to communicate meaning. Now the next step is what? कि अम्मू जो थी वो sentences लिखने के लिए भी able हो गई थी, अपनी बात को orally कहने के लिए और अपनी बात को writing में देने के लिए भी वो capable हो गई थी, so that in future she will not face too many problems according or about the syllabus. Evidence from research informs us that brain development happens the most in the first few years of schooling. Lack of a strong literacy foundation in these years can in fact have lifelong effect. ये हम लोग सब जानते हैं एज अ टीचर, जब बच्चा अपना ग्रेड 3 अच्छे से नहीं कर पाता है तो 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन वो हर ग्रेड में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करता है। तो what is our job at the primary level or you can say at the lower level of the classes कि हम लोग पूरी कोशिश करें कि बच्चा वो लेवल्स को अचीव कर पाए अकॉर्डिंग टू हिज और हर ग्रेड। एक वीडियो और छोटी सी मैं दिखाना चाहूँगी। आई होप ऑल ऑफ यू हैव सीन दिस मूवी, आई विल प्ले इट फॉर यू। Okay. Now this is a video clip from a movie तारे ज़मीन पे, और ये बच्चे का नाम इस मूवी में ईशान अवस्थी होता है। तो we can easily find these kind of students in our class। और इस मूवी में देखते हैं कि बच्चा is capable to speak in English, he is capable to speak in English, वो अपनी टीचर को इंग्लिश में रिप्लाई कर रहा है, but somewhere the letters are dancing at front of him, मतलब उसको ये फील होता है कि लेटर्स उसके आसपास नाच रहे हैं। नाउ व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड इट? इस क्लिप के एंड में हम देखते हैं कि टीचर बच्चे को क्लास से बाहर कर देती है, और आगे जैसे मूवी सबने देखी होगी, वहाँ पे एक टीचर आते हैं, आर्ट टीचर, और वो फाइंड आउट करते हैं द प्रॉब्लम बिहाइंड द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट कैन स्पीक वेल, वो हिंदी भी अच्छे से बोल पा रहा है, वो इंग्लिश भी अच्छे से बोल पा रहा है, लेकिन स्टिल ही इज नॉट एबल टू स्टडी वेल। Then why or what is the reason behind it? तो आगे एक छोटा सा एक ये है स्लाइड कि डांसिंग, some letters are there in the around the kids जो उनके लिए डांसिंग काइंड ऑफ होते हैं, जैसे बी बच्चों के लिए कई बार इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो अंडरस्टैंड, बी और डी, स्मॉल बी एंड डी, बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि इसको कैसे बनाए, कई बार वो बी को डी को बी बना देते हैं। ऐसे ही सी में भी होता है, सी को कई बार किस डायरेक्शन से उन्हें बनाना है उनको नहीं समझ में आता है। कई बार ऐसे डब्ल्यू एंड एम, इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं, एल, इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं। ऐसे और भी बहुत वर्ड्स हैं, बहुत अक्षर हैं, लेटर्स हैं, जिसमें बच्चे डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। एंड आई थिंक ईशान वाज फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ईशान के साथ भी कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम है कि उसको लेटर्स समझ ही नहीं आ रहे,
उसका स्पीकिंग अच्छा है लेकिन उसको लेटर्स नहीं समझ में आ रहे। तो वहां पे हम देखते हैं इस पिक्चर में कि एक टीचर आता है एंड दैट इज द आर्ट टीचर। और आर्ट टीचर देखता है कि बच्चा बिल्कुल शांत बैठा है, एक कोने में बैठा है एंड ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनीथिंग, लिटरली नॉट एनीथिंग, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो वो उसको ट्राई करता है टू फाइंड आउट, उसके फ्रेंड से बात करता है, फाइंड करने की कोशिश करता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है इस बात के पीछे। तो उसका जो फ्रेंड है वो उसको बताता है कुछ कुछ टीचर को, वो उसके घर तक पहुंच जाता है, उसकी आर्ट कॉपीज को चेकआउट करता है और वो देखता है कि बच्चा इज कैपेबल, द चाइल्ड इज कैपेबल, रियली कैपेबल। जब वो कैपेबिलिटी को देखता है तो ही डिसाइड्स टू वर्क ऑन दैट किड। तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट टीचर ही नहीं वो काम कर सकते, जो हमारे आर्ट टीचर हैं, म्यूजिक टीचर हैं, हमारे मिसलेनियस टीचर्स हैं, वो भी बच्चे की कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करके उस पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जब मैं पहले जब पुराने स्कूल में थी तो वहाँ पर एक बच्ची थी महिमा, जब वो गेम पीरियड में जाया करती थी तो व्हाट शी यूज्ड टू डू, वो पढ़ लेती थी ठीक से, अच्छे से पढ़ लेती थी, बट उसका एक इंटरेस्ट था, वो ग्राउंड में खेलने तो जा रही है लेकिन वो एक स्टिक ले लिया करती थी और स्टिक से मिट्टी पे कुछ कुछ लिखती थी। वो मैं उसके साथ जाके बैठ जाती थी वहाँ पर और देखती थी वो लिख क्या रही है। मुझे देख के कुछ और बच्चे वहाँ जाया करते थे तो वो बैठ जाया करते थे बच्चे मेरे पास आके, वो भी तो बच्चे कहते थे मैम ये क्या कर रही है बेटा, शी इज राइटिंग, वो कुछ कुछ लिख रही है। तो बच्चों को उसको देख के इंटरेस्ट आता था और जब मैंने देखा कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मैंने उनको इंकरेज करना शुरू किया। मैंने कहा ऐसा करो सब लोग स्टिक ले लो या फिंगर से आप लोग मिट्टी पे लिखो। तो जब मेरा गेम्स पीरियड उनके साथ होता था तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये एक्टिविटी करते मिलते थे सबको विद किड्स, मैं भी उसी में इन्वॉल्व होती थी। तो ये एक्टिविटी बच्चों को बहुत पसंद आती है, छोटे बच्चों को। तो हम लोग क्ले राइटिंग बच्चों को, ये हम लोग क्ले राइटिंग स्कूल में नहीं कर सकते, इट कैन क्रिएट मेस, बट हम लोग पेरेंट्स को ये चीज़ कन्वे कर सकते हैं कि आप बच्चों को ये चीज़ें स्कूल के अंदर क्लास के घर के अंदर अलाउ कीजिए, बच्चों के साथ बैठिए ताकि मेस भी ज़्यादा ना हो और बच्चे कुछ नया सीख पाएँ जो हम सिखाना चाह रहे हैं। और हम उसके साथ जब प्लेग्राउंड में होते हैं तो कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिसके अंदर बच्चों को आराम से कुछ हम बता सकते हैं, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, या हम कुछ चीज़ों को बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये लाइन है, ये स्लैंटिंग लाइन है, ये स्टैंडिंग लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन है। हम प्लेग्राउंड में बच्चों को चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड द ब्लैक बोर्ड यूज़, मुझे ये ब्लैक बोर्ड यूज़ पर्सनली मुझे पसंद है क्योंकि जब भी मेरी क्लास के साथ मेरा कुछ फ्री टाइम होता है, मतलब मेरा सिलेबस इज ऑल डन और मैं फ्री हूँ और बच्चों के साथ लिटिल बिट आई वांट टू चिल विद द किड्स, तो मैं बच्चों के साथ एक एक्टिविटी करती हूँ, बच्चों को बुलाती हूँ एक एक करके बोर्ड पे कि बच्चों आओ और आप इस चीज़ को लिखो। अभी रिसेंटली मैंने एक्टिविटी की, बच्चों को बोला, रो वाइज बुलाया और बोला कि आप कोई भी चित्र बनाओ और एक एक बच्चे ने आके जो भी उसकी थॉट प्रोसेस थी, अपनी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसने वो ड्राइंग किया और जब एक रो ने उस ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया तो मैंने पहले उस सब ड्राइंग को कोरिलेट करके एक छोटी सी स्टोरी उन लोगों के सामने प्रेजेंट करी एंड दे वर रियली एक्साइटेड कि मैडम हम कब ड्राइंग बनाएंगे, हम कब ड्राइंग बनाएंगे। तो ये एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं बच्चों के साथ कि हम उनको छोटा छोटा स्टार्टिंग विद पिक्चर्स के साथ स्टार्ट करें। हम एज अ आर्ट टीचर या एज अ अनदर टीचर हम लोग कर सकते हैं। बच्चे जब पिक्चर बनाते हैं बोर्ड पे आके तो हम उनको बोले अच्छा अब इसे नरेट करो, अब ये जो देख रहे हो पिक्चर्स 10 लोगों की मेहनत है, उसमें 10 या 15 बच्चों की मेहनत है, बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की पिक्चर वहाँ बना दी है। अब जब बच्चे उसे नरेट करेंगे तो वो 10-15 बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और बाकी के जो 10-15 या 20 बच्चे होंगे वो तैयार होंगे कि मैं क्या नेक्स्ट टाइम पिक्चर बनाऊंगा या मैं क्या पिक्चर बनाऊंगी। तो इस तरीके से देयर नरेटिंग प्रोसेस विल डेवलप कि वो लोग उस चीज़ को जैसे मैंने उस चीज़ को नरेट किया उन लोगों के आगे, वो उस चीज़ को डेवलप करेंगे धीरे धीरे। पहले हम ओरली कराएं, फिर धीरे धीरे हम पिक्चर कॉम्पोजिशन में जा सकते हैं कि बच्चों को पिक्चर दी जाए और बच्चों को बोला जाए कि आप पहले इसको ओरली नरेट करो और जब हमें लग रहा है कि बच्चे सेंटेंस मेकिंग को डेवलप कर चुके हैं तो उसको राइटिंग में डेवलप करें। नाउ द फाउंडेशनल लिटरेसी हैज द फॉलोइंग बेसिक पर्पस। इनका पर्पस क्या है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्यू पॉइंट्स to enable all the children to read fluently with deep comprehension, we have already discussed, to be able to express themselves with clarity,
both orally and through independent writing. अब ईशान के केस में हम ये प्रॉब्लम देखते हैं कि शायद वो अपने आप को एक्सप्रेस क्लैरिटी के साथ नहीं कर पा रहा था. उसका ओरल ठीक था, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था. तो राइटिंग में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था. ओरली तो उसे पता था, लेकिन राइटिंग में वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था अपने आप को. तो ये प्रॉब्लम बच्चों को आती है. Children should develop interest and habit of reading. It is the ability to read with meaning. बच्चों का इंटरेस्ट जब तक नहीं आएगा, जिस काम में बच्चों का इंटरेस्ट आएगा वही काम वो अच्छे से कर पाएंगे. तो our main focus should be on interest regarding reading and writing. Reading such word, this we have already discussed. Already oral reading fluency with comprehension we have already discussed. So to enable all the children to read fluently with deep comprehension. अब बच्चों को डीप कॉम्प्रिहेंशन के साथ रीडिंग की फ्लुएंसी देने के लिए हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं. We can have story books over there, classroom library, banners. This is a kind of good activity. हम लोग बच्चों को जब बैनर्स दिखाते हैं, हमारे स्कूल में भी हम देखते हैं बैनर्स लगे होते हैं. बच्चों को ये एक्टिविटी हम दे सकते हैं, उनके साथ मिलकर कर सकते हैं. बेटा आपको इस टॉपिक पे बैनर बनाना है. और व्हाट इज द बैनर? बच्चों को पहले कुछ चीजें दिखा के, कुछ एग्जांपल दिखा के हमें बैनर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. एक्सप्लेनेशन के बाद बच्चों को वो एक्टिविटी या वो टास्क हम लोग दें, क्योंकि हम लोग बच्चों को बोल देंगे बच्चों तुम्हें जाके आज घर पे बैनर बनाना है, तो वो आधा दिन या पूरा दिन उसी में निकाल देंगे कि फाइंडिंग आउट व्हाट इज बैनर. तो हम लोग कोशिश करें बच्चों को प्रेजेंट कर दे दैट व्हाट इज बैनर, और उनको एक दो एग्जांपल दिखा के उसके बाद हम क्लास में या घर पे फिर वो क्लास में भी बना पाएंगे. दे कैन डू दैट इन क्लास ओनली. उसके बाद तो बच्चों से क्लास में बनवाएं या बच्चों को होमवर्क में भी दें. एक क्लास में बनवा के बाकी होमवर्क में दें. सेम विद द पोस्टर्स. पोस्टर्स के साथ भी हम लोगों को बच्चों को एग्जाम्पल दिखाना जरूरी है. एग्जाम्पल दिखा के बच्चों को ये एक्टिविटी दें विद पिक्चर्स. ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जब बच्चे पिक्चर्स बनाते हैं तो बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं. आर्ट तो बच्चों को बहुत ही लिटरली बहुत पसंद होता है. डिक्शनरी वी हैव डिस्कस्ड. एक्सचेंजिंग द वर्क विद ईच अदर टू रीड. ये हमारे आशुतोष सर ने ऑलरेडी हमें ये पॉइंट दिया है कि ग्रुप वर्क इज रियली नीडेड. जब हम दो बच्चों, ऑब्वियसली एक डेस्क पे दो बच्चे हमारे क्लासरूम में बैठे होते हैं, तो जब दो बच्चे एक डेस्क पे बैठे हैं तो वी कैन गाइड देम कि बेटा ए से एक वर्ड आप लिखो और ए से एक वर्ड आप लिखो, और आप दोनों उसको एक्सचेंज करो और उसको रीड करो. तो बच्चे पीयर में काम करना उससे सीखते हैं. आफ्टर वर्ड्स या आफ्टर अक्षरा या आफ्टर लेटर्स वी कैन मूव टू द सेंटेंस कि बेटा आई हैव रिटन दिस सेंटेंस, आई हैव अ बुक ऑन द बोर्ड. अब आपके पास क्या है और आपके पास क्या है, आप उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को चेंज करो और आपस में वर्ड्स को, सेंटेंसेस को एक्सचेंज करो और उसको रीड अलाउड करो या साइलेंटली रीड करो. अकॉर्डिंग टू योर क्लासरूम एनवायरनमेंट वी हैव टू वर्क ऑन दैट. रीडिंग इन ग्रुप. अगेन रीडिंग ग्रुप वर्क बच्चों को जैसे बहुत पसंद है, और बच्चे पता है हम लोगों ने नोटिस किया होगा मैडम ये इस वर्ड को गलत पढ़ रहा है, मैडम ये उस वर्ड को गलत पढ़ रहा है. तो बच्चों को हम लोग ग्रुप में रीडिंग करा के, लेकिन बच्चों को प्रॉपर्ली हम लोगों को समय लगेगा क्योंकि गाइड करना पड़ेगा कि बेटा जब वो गलत पढ़ रहा है तो पहले आप करेक्ट करो. यदि आपको लगता है कि आप लोग सब उसको नहीं पढ़ पा रहे हो, देन आस्क मी अबाउट दैट. तो बच्चे उससे ग्रुप में काम करना सीखेंगे. और फर्दर जैसे हम देखते हैं आजकल हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं 6 ऑनवर्ड्स. इनफैक्ट एमटीपी है, क्लास 3 से एमटीपी शुरू हो जाता है. तो बच्चे ग्रुप में विद पेशेंस इन सब कामों को करना शुरू कर देंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग. प्लेवे मेथड, चिट्स मेकिंग, अंताक्षरी, वर्ड गेम. तो बच्चों के साथ चिट मेकिंग का गेम भी हम लोग खेल सकते हैं. बच्चों को कई बार जब हम लोग अपना कोई हम लोग का एक्टिविटी पीरियड होता है उसमें कुछ चिट्स बना के हम लोग बच्चों को चूज करने के लिए बुलाएं कि बेटा पिक वन एंड डू व्हाटएवर इट इज रिटन ऑन द चिट. तो बच्चों को वो ऑब्वियसली पढ़ना तो पड़ेगा. बच्चा आज मुझसे पूछेगा शायद कि मैडम ये क्या लिखा है, लेकिन अगर हम ये फ्रीक्वेंटली करते रहेंगे तो बच्चा नेक्स्ट टाइम उस चीज को पढ़ लेगा कि ये क्या लिखा है. अंताक्षरी, वर्ड अंताक्षरी गेम इज ऑल्सो देयर. ब्लैक बोर्ड पे हम लोग कुछ
काइंड ऑफ कंपटीशन बच्चों के साथ खेल सकते हैं, ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम रख के, और बच्चों को बोल सकते हैं कि ए वर्ड से पहले ए टीम का बच्चा कुछ वर्ड बताएगा ए लेटर से, फिर बी टीम का कोई बच्चा बताएगा, फिर सी, फिर डी। इस तरह से हम करके कभी कभी बच्चों को वर्ड्स का ज्ञान दे सकते हैं। और उसके बाद ऐड समथिंग एल्स इन इट कि जब कोई डिफरेंट वर्ड हमारे पास आता है तो उस डिफरेंट वर्ड का मीनिंग हम और बच्चों से पूछें, जिसने दिया है उससे नहीं, बाकी बच्चों से पूछे। तो उससे क्या है, बच्चे थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएंगे। बच्चों का अटेंशन ग्रास्प करना इज लिटिल इम्पोर्टेंट इन दैट, इन टीचिंग टू द स्टूडेंट। तो बच्चे जब अटेंटिव हो जाएंगे, उनको ये लगेगा अभी मुझसे पूछा जाएगा, अभी मुझसे पूछा जाएगा, तो वो लोग उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। जंबल लेटर्स वर्ड, जंबल लेटर्स एंड वर्ड्स, दीज वी आर ऑलरेडी डूइंग इन द क्लासेस। कि जंबल लेटर्स देकर, और लेटर्स के साथ हम पिक्चर्स को भी दें। कोशिश करें स्टार्टिंग लेवल पे जब हम बच्चों को जंबल लेटर्स दे रहे हैं टू मेक अ वर्ड, तो हम उस चीज की पिक्चर भी बच्चों को दे दें कि बेटा नाउ जस्ट असेंबल इट प्रॉपर्ली एंड मेक अ वर्ड, मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। तो बच्चा पिक्चर को देख के समझ पाएगा कि ये क्या लेटर है, ये क्या वर्ड है, और कोशिश करेगा उसे असेंबल करने की इन अ राइट मीनिंग। नेक्स्ट अगेन देयर इज अ वीडियो ऑफ अ टीचर टीचिंग। Okay, there is a teacher in this slide, in this video, who is trying to teach the word and the kind of sentences to the kids. तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी with maintaining the discipline of the class, which is little difficult. क्योंकि वीडियो में हमने देखा 7-8 स्टूडेंट्स थे, बट हमारी क्लास में the strength is too much and more than this strength. तो हम लोग थोड़ी थोड़ी कभी कभी इस एक्टिविटी को हम लोग कर सकते हैं क्लास में। लाइक अगर हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया दैट माय नेम इज सो एंड सो, तो हम इन वर्ड्स को इधर उधर लिख के बच्चों को पिक करने के लिए बोल सकते हैं वर्ड्स कि बेटा पिक द वर्ड्स को लिख दिया, बच्चे बोलेंगे, एक किसी बच्चे को उठाया, वो बोलेगा माय, वो बोलेगा, नेक्स्ट बच्चा बोलेगा नेम। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को सीखेंगे। नेक्स्ट, to be able to express themselves with clarity, both orally and through independent writing. Some points I have given over here: picture composition, completion of the story with given hints, changing the end of the story, writing, speaking few lines on favorite cartoon characters, allow them to express themselves, starting with art. This I have to mention कि बच्चों को हम लोग आर्ट से अपने आप को एक्सप्रेस करने दें पहले, क्योंकि जब बच्चे अपनी आर्ट को ही जब उन्हें वर्ड्स में एक्सप्रेस करना पड़ता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जब वो आर्ट से कोई ड्राइंग बना के अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारे साथ थोड़े से फेमिलियर हो जाएंगे। उसके बाद वो हमसे क्वेश्चन पूछने में ज़्यादा हिचकिचाएंगे नहीं, और अपनी ही आर्ट को डिफाइन करना विल बी मोर इजी फॉर द किड्स।
तो उनके लिए वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब मैं अपनी थॉट से कोई ड्राइंग बच्चों को बना के दे दूं बोर्ड पे और बच्चों को बोलो बेटा इसको लिखो या फिर इसके बारे में सेंटेंस बोलो, तो बच्चा थोड़ी देर तो सोच में ही लगा रहेगा। तो बेटर टू एट द अर्ली स्टेज पे उसने कुछ बनाना बना दिया या एप्पल बना दिया या मैंगो बना दिया, बेटा इसी के बारे में एक सेंटेंस बोलो या सेंटेंस लिखो, वट एवर द थिंग्स आर। तो पहले स्टार्ट विद द आर्ट, group task, role play, discussion, presentation, with picture on small topics, use blackboard by children। ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि ब्लैकबोर्ड पे बच्चों को कभी कभी हम फ्री छोड़े विद डिसिप्लिन मोड, डिसिप्लिन में रखते हुए उन्हें कभी कभी थोड़ा सा फ्री छोड़ दें ताकि बच्चे बोर्ड पे लिखकर, बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है जो हमारी मैडम कर रही है वो हम भी करें तो उन्हें बहुत मजा आता है इन सब चीजों में। तो जब हम बच्चों को अलाउ करेंगे कभी कभी तो बच्चे उस चीज को इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे। यूज न्यू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस विद योर क्लास, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था हाउ आर यू, आई हैव अ बुक। तो जब हम उस एक सेंटेंस पे प्रोसेस खत्म कर चुके हैं, हमें लगता है कि मैक्सिमम ऑफ द क्लास हैज लर्नड व्हाट आई वांट टू मेक देम लर्न, तो हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आ सकते हैं धीरे धीरे। हाँ ये शायद हम साल में 4 या 5 फॉर्मेशन ही बच्चों को सिखा पाए शायद उस तरीके से, लेकिन वी कैन अचीव समथिंग। नेक्स्ट इज पिक्चर कॉम्पोजिशन, taking out different words from the picture। अब
Am I audible? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। विंडो कर दीजिए इसको। हो गया ना? और आ रही है ना? एडुकेट लोग 2-3 बार यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ना हमें लगे उसका सामने वाले को मीनिंग समझ आ सके, तो इस तरीके से बच्चा पढ़ सके, दैट इज ऑलरेडी जब भी हम बच्चे को कोई भी शॉर्ट स्टोरी सुनाए तो वहाँ जो भी ज्वाइन हुआ था तो सिर्फ ऑडियो ही रहेगा, तो बस रीड कर पाए, कान, इन सब चीजों को बच्चा रीड करने के लिए ग्रेड 1 में एटलीस्ट रीजनेबल मीनिंग हम लोग ऑलरेडी हो वर्ड नहीं एटलीस्ट ग्रेड 3 orally express their opinion and ग्रेड 3 में डेवलप हो जानी चाहिए। रीड देयर ग्रेड लेवल टेक्स्ट फ्लुएंटली 30 to 35 words per minute and answer simple question based on the text meaning of the text. अब ग्रेड और उस टेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन राइट इन घूमने गए, ये आपको बताना है। तो ये सब चीजें बच्चा कर सकता ना। निपुण भारत क्या हो गया?
in life में सक्सेस अरे यार launched रुक गई भाई क्या हुआ टाइम मिल रहा क्या हुआ क्या हुआ भाई रखेंगे कोई गड़बड़ हुआ हेलो एक्सक्यूज मैम सपना मैम सपना मैम क्या हुआ स्टॉप करो मेरी बैटरी गई am I audible now? यस मैम। सॉरी मेरा नेटवर्क फिर से यहाँ लॉस्ट हो गया है तो मैं स्लाइड शो नहीं कर पाऊंगी तो ओनली आई विल शेयर द पॉइंट्स विद यू ऑल सोशल डेवलपमेंट ओके मैम समाप्त कर लीजिए कोई बात नहीं समाप्त कर लीजिए थैंक यू सर तो जब बच्चा सोशल डेवलपमेंट जब तक बच्चों की फाउंडेशनल लिटरेसी ग्रूम नहीं करेगी बच्चा सोशली डेवलप नहीं कर पाएगा क्योंकि बच्चा अपने एक्सप्रेशन को रिटन में और ओरली ठीक से लोगों को कन्वे नहीं कर पाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वी ऑल नो दैट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो जब फाउंडेशनल लिटरेसी बच्चों का डेवलप होगा तो बच्चे आगे अपनी स्टडीज के साथ अच्छे से कॉप अप करके अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इनहैंस फाउंडेशनल लिटरेसी इज मस्ट अगर हम लोगों को रीडिंग नहीं आती अगर रीडिंग नहीं आती है या राइटिंग नहीं आती है तो बच्चे डिजिटल लिटरेसी को नहीं प्रॉपर्ली सीख पाएंगे पर्सनल डेवलपमेंट में ऑल दीज पॉइंट्स आई हैव काउंटेड इन पर्सनल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट academic development, economic development, and digital development. After class 3, वो से capability के साथ बच्चा पढ़ सके, this is very much important.
and learn to read and read to learn. At the early stage, सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए लर्न टू रीड. बच्चा सीखे, लर्न करे कि कैसे रीड करना है. आफ्टर दैट इट विल बिकम वेरी इजी दैट पढ़ के अपने आप से राइट. एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी if our world is to meet the challenges of the 21st century, we must harness the energy and creativity of all our citizens. Literacy कोई luxury नहीं है, ये right है और ये responsibility है सबकी. इसको लेना बहुत but it is a kind of responsibility and right to the individual. Now I would like to end up this session. एक वीडियो थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी बट बोलेंगे मैडम कुछ. अभी क्या हो रहा है? आप लंबी खींचने जा रहे हैं. कनेक्टेड है यार. क्या हो रहा है? पता नहीं यार क्या हुआ है. परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं. कुछ लोग खामोश हों पर उनके हुनर बोलते हैं. So it was really very enriching. So thank you once again